Hello friends, my name is Pragati and I welcome you to my channel Future Goals. फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सीटेट 21 जनवरी 2024 को जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो लेवल 1 में क्वेश्चंस पूछे गए थे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के, वो क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं आउट ऑफ 30। इस वीडियो में हम बाकी के 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उनके ऑप्शंस को देखेंगे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्यों है, कंप्लीट एनालाइज करने वाले हैं हम लोग। सो लेट्स स्टार्ट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 to 30 हम डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 21 है, मैं रीड कर देती हूँ। एज पर जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटी डिस्टिंग्विश कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग फ्रॉम प्री ऑपरेशनल थिंकिंग। जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसमें जो मूर्त संक्रियात्मक सोच है वो पूर्व संक्रियात्मक सोच से क्या ऑप्शन है इसमें सही जो उसको अलग करती है। तो आपको पता होगा कि जीन पियाजे ने जो लेवल दिए हैं, मतलब उसमें सेंसरी मोटर स्टेज दे रखी है, फर्स्ट स्टेज। उसके बाद हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज आती है, उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड देन फॉर्मल ऑपरेशनल। तो पहला जो ऑप्शन है ऑब्जेक्ट परमानेंस का, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस जो होती है वो कौन सी स्टेज में होती है? वो तो ना प्री ऑपरेशनल स्टेज में आती है ना कॉन्क्रीट में, वो तो सेंसरी मोटर स्टेज का एक क्या बोल सकते हैं, एक फीचर, एक कैरेक्टरिस्टिक है। सेकंड है कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस, ये भी सेंसरी मोटर का है। कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस सेंसरी मोटर में होता है। अगर आपने ये थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि ये सेंसरी मोटर का है। देन थर्ड डिसेंटरिंग एंड फोर्थ है हाइपोथेटिकल रीजनिंग। तो हाइपोथेटिकल रीजनिंग जो है वो हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये जो डिसेंटरिंग है, डिसेंटरिंग पहले तो होता क्या है? डिसेंटरिंग पहले तो सेंट्रेशन, सेंट्रेशन का हटना डिसेंटरिंग है। सेंट्रेशन मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आप किसी बच्चे को मोबाइल फ़ोन देते हो और उसको बस मोबाइल फ़ोन का एक ही फीचर पता है, गेम, और वो फ़ोन उसके हाथ में आते ही वो गेम खेलना शुरू कर देता है। मतलब उसके थॉट्स में सेंट्रेशन है, उसका एक ही तरफ थॉट जा रहा है जो है कि गेमिंग की तरफ। जब वो उस स्टेज से बाहर निकलेगा तो जब वो प्री ऑपरेशनल, पहले तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज का एक कैरेक्टरिस्टिक है सेंट्रेशन। और जैसे ही वो कॉन्क्रीट में पहुंचता है तो धीरे धीरे उसके थॉट्स में सेंट्रेशन कम हो जाती है और डिसेंटर हो जाते हैं उसके थॉट्स। मतलब उसको जैसे मोबाइल फ़ोन है उसको पता चलता है कि नहीं नहीं, इसके और भी फीचर है, ये सिर्फ गेम खेलने के लिए यूज़ नहीं होता है। तो इसको हम डिसेंटरिंग बोलते हैं। तो ये जो 21 का थर्ड ऑप्शन है डिसेंटरिंग, वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके फाइन। तो इस तरह से ये वाले जो कैरेक्टरिस्टिक है ये प्री ऑपरेशनल और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में अलग होता है। और भी होते हैं बट इसमें जो ऑप्शन दे रखा है मैं वो बता रही हूँ। सेकंड जो है क्वेश्चन वो है 22nd क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन इज नॉट करेक्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है? तो समावेशी शिक्षा क्या होती है? वो शिक्षा जहाँ पे हर प्रकार के बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाती है, चाहे वो स्पेशली एबल्ड बच्चा हो या नॉर्मल बच्चा हो, सबको एक साथ शिक्षा दी जाती है। हाँ, वो बच्चों के लिए उनकी नीड्स के हिसाब से वैसी अरेंजमेंट्स की जाती है, जैसे कि अलग अलग पेडागोजी का यूज़ करना उनके नीड्स के हिसाब से, लैंग्वेज स्टाइल का यूज़ करना, या फिर जो भी उनकी नीड्स हैं उसके हिसाब से उनको नीड्स को पूरा करते हुए सेम एनवायरनमेंट में, सेम क्लासरूम में, सेम एक कैंपस के अंदर हर मतलब उनको जो है शिक्षा प्रदान की जाती है, उसको हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं। अब ये हमसे पूछ रहा है कि कौन सा समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो है एन इंक्लूसिव क्लासरूम सेंटर्स अराउंड फिक्स्ड करिकुलर एंड स्टैंडर्ड असेसमेंट। ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी। सेकंड है इंक्लूसिव टीचिंग मीन्स टीचिंग इन वेज दैट डू नॉट एक्सक्लूड।
Third, inclusive teaching means adopting pedagogies that support needs of learners. And fourth is an inclusive classroom accommodates differences in language styles and promotes collaboration. ठीक है, तो एक तो पहला है कि सबके लिए एक जैसा करिकुलम बना देना, एक स्टैंडर्ड तरीका बना देना, उसी तरीके से सबको एसेस किया जाएगा, सबको टेस्ट किया जाएगा, एसेस किया जाएगा एक तरह से। मतलब ऐसा नहीं कि स्पेशली एबल्ड बच्चा है तो उसके लिए कुछ हमने अलग करिकुलम बना दिया, या नॉर्मल बच्चे के लिए अलग करिकुलम, स्लो लर्नर के लिए अलग करिकुलम बनाना, या मतलब एक फिक्स करिकुलम है, कुछ भी हो लेवल, कुछ भी हो बच्चे का करिकुलम तो फिक्स रहेगा, ये सही है। या फिर टीचिंग इन वेज दैट डू नॉट एक्सक्लूड, इस तरह से बच्चों को पढ़ाना कि किसी को ऐसा फील ना हो कि वो बहिष्कृत फील ना करे, बहिष्कार हो रहा है उसका, ऐसा उसको ना लगे कि उसको अलगाव वो महसूस ना करे। तो ये तो बिल्कुल सही है। अगर आप इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हो, सबको एक साथ लेकर चलने की बात करते हो, तो आप एक्सक्लूड तो किसी को कर नहीं सकते, बहिष्कार नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन तो सही है। लेकिन हमसे तो गलत वाला पूछा है। थर्ड है अडॉप्टिंग पेडागोजी दैट सपोर्ट नीड ऑफ द लर्नर, सबके हिसाब से अलग अलग तरह की ऐसी पेडागोजी का यूज़ करना है, ऐसी पेडागोजी का इस्तेमाल करना है जो हर लर्नर की नीड को पूरा करे, तो ये भी सही है। फोर्थ है एन इंक्लूसिव क्लासरूम एकोमोडेट्स डिफरेंसेस इन लैंग्वेज स्टाइल एंड प्रमोट्स कोलैबोरेशन, ऐसी कक्षा जहाँ भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है, सबका सहयोग किया जाता है, चाहे वो उस बच्चे की कुछ भी नीड्स हों, सबको सहयोग मिलता है, और भाषा शैली में जो भी अंतर है उस अंतर को क्या किया जाता है, समायोजित किया जाता है, तो ये भी सही है। जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है फिक्स्ड करिकुलम, हम अलग अलग तरह के बच्चों की नीड्स को अगर हमें पूरा करना है तो हम फिक्स्ड एक ही जैसा करिकुलम कैसे यूज़ कर सकते हैं ना। एक स्टैंडर्ड असेसमेंट हमने फिक्स असेसमेंट बना दिया, फिक्स करिकुलम बना दिया, वो तो हम यूज़ ही नहीं कर सकते। तो ये वाला जो फर्स्ट ऑप्शन है 22 का फर्स्ट, वो बिल्कुल गलत है, तो यही इसका आंसर होगा क्योंकि हमसे नॉट पूछा हुआ है। थर्ड पे आ जाते हैं, 23rd पे। 23rd है रीजनिंग, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर एक्सप्लेन्ड इन विच आस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है। ये हम इसको हम डेवलपमेंट के टाइप्स में देखते हैं, ठीक है। मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमने देखा है कि फिज़िकल डेवलपमेंट होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, मोरल डेवलपमेंट होती है, सोशल डेवलपमेंट होती है, इमोशनल डेवलपमेंट होती है, और भी तरह की कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं। तो ये सारी डेवलपमेंट हमने पढ़ी हैं। यहाँ पे हमसे पूछा है कि रीजनिंग, थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग ये कौन सा डेवलपमेंट में आएगा, किस डेवलपमेंट में आएगा, मोटर में आएगा, कॉग्निटिव में आएगा, सोशल या मोरल में आएगा। तो रीजनिंग थिंकिंग आप कैसे करते हो, अपना दिमाग यूज़ करते हो, यू यूज़ योर ब्रेन, राइट। प्रॉब्लम सॉल्विंग कहाँ से करोगे, ब्रेन से करोगे। मोटर का मतलब क्या होता है, बॉडी से रिलेटेड, हमारी बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड, फिजिकल, एक तरह से फिजिकल भी कह सकते हैं आप इसको, फिजिकल डेवलपमेंट का ही पार्ट हो गया मोटर। सोशल से कोई लेना देना नहीं है, मोरल डेवलपमेंट भी नहीं होगा। तो कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास कॉग्निशन मतलब कि ब्रेन से रिलेटेड, तो वो रीजनिंग, थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग किस में आएगा, ये आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आएगा, राइट। सो जो क्वेश्चन नंबर 23rd है, इसका करेक्ट आंसर है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल सही है। देखा आपने कितने इजी क्वेश्चन हम लोगों से पूछे गए हैं, और ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आपको इसमें कुछ अलग से कुछ बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं। एक नॉर्मल एक पैटर्न पे क्वेश्चन दे रखा है, आप अपनी समझ का इस्तेमाल करके ईजिली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आराम से आप CDP में तो आराम से आप 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकते हो। बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शंस देखने हैं और अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। 24th क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
24th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैन हेल्प असेस अ स्टूडेंट्स एबिलिटी टू इवैल्यूएट इंफॉर्मेशन क्रिटिकली। हमें ये चेक करना है, मैं हिंदी में भी पढ़ देती हूँ, निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है। तो अगर हमें ये चेक करना है कि बच्चा जो है उसकी जो एबिलिटी है, कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसको, कोई जानकारी दी जाती है, वो उसका मूल्यांकन कैसे करता है। उसको मैं कुछ बता रही हूँ, कोई नॉलेज दे रही हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, तो वो उस इन्फॉर्मेशन को कैसे इवैल्यूएट करता है, कैसे उसका मूल्यांकन करता है। ये जो उसकी एबिलिटी है ना इन्फॉर्मेशन को इवैल्यूएट करने की, ये हमें चेक करनी है, इस चीज़ को हमें एसेस करना है। तो हम क्या करेंगे, उससे कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दे देती हूँ, आपने कोई टॉपिक पढ़ाया बच्चे को और आप उसको बोल रहे हो कि जो भी पढ़ाया गया है उसकी समरी बताओ। एक तो ये तरीका है, इस तरीके से आप क्या पता लगा सकते हैं कि बच्चा इन्फॉर्मेशन जो उसको दी गई है वो उसको कैसे इवैल्यूएट कर रहा है। सेकंड है, आप सिंपल उससे डेफिनेशन पूछ लो, किसी भी चीज़ की डेफिनेशन पूछ लो, ठीक है। थर्ड है क्वेश्चन दैट आस्क फॉर स्टूडेंट्स पर्सनल ओपिनियन, उससे उस बच्चे का पर्सनल ओपिनियन जानने की कोशिश करें कि हाँ हमने ये स्टोरी पढ़ी, ये हमने ये चैप्टर पढ़ा, ये टॉपिक पढ़ा, तो आपका क्या कहना है इस बारे में, आपको क्या लगता है क्या सही है क्या गलत है, ये एक तरीका है। या फिर क्वेश्चन दैट आस्क फॉर एग्जाम्पल्स दैट वैलिडेट द टेक्स्ट। ऐसे प्रश्न पूछना, ऐसे मतलब आप उससे एग्जाम्पल पूछ लो, आपने चैप्टर पढ़ाया, आप उससे एग्जाम्पल पूछ लो उससे रिलेटेड, है ना, ये हो सकता है। उस पाठ को मान्य करने वाले उदाहरण आप उससे पूछ रहे हैं, ये हो सकता है। तो समरी पूछना, एक सिंपल डेफिनेशन पूछना, या सिर्फ एक सिंपली कुछ एग्जाम्पल पूछ लेने से अच्छा है कि आप बच्चे से उसका ओपिनियन पूछो, तो वो ज़्यादा गहराई में जाके इस चीज़ों को सोच पाएगा और इन्फॉर्मेशन को किस तरह से वो इवैल्यूएट कर पा रहा है ये आपको ज़्यादा अच्छे से पता चल पाएगा। आप उसका पर्सनल ओपिनियन जानेंगे तभी तो वो डीप थिंकिंग करेगा और आपको अपना जो पर्सनल ओपिनियन बता पाएगा, और आपको भी पता लग पाएगा कि वो चीज़ों को कैसे ले रहा है और वो कैसे इवैल्यूएट कर रहा है इन्फॉर्मेशन को। तो इसका जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद हम आ जाते हैं 25th पे, वाइल 25th क्वेश्चन पे आते हैं। वाइल डाइवर्जेंट थिंकिंग डैश कन्वर्जेंट थिंकिंग डैश। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है मतलब एक क्वेश्चन के बहुत, मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको कि एक क्वेश्चन के बहुत सारे सॉल्यूशन अगर आपको फाइंड आउट करने हैं तो आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग करनी पड़ेगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है उसका एक ही आंसर है तो इसमें सोचने वाली तो कोई बात ही नहीं है ना, जब उसका आंसर ही एक है तो सोचना क्या है, वो तो पता ही है। तो उसमें तो कोई डाइवर्जेंट थिंकिंग लगती नहीं है, तो उसको हम लोग कन्वर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ हमारे जो इंडिया है उसका कैपिटल क्या है, आप बोलोगे न्यू दिल्ली, तो इसमें तो क्या ही सोचना है ना, ये तो जग जग जाहिर है कि न्यू दिल्ली कैपिटल है। तो ये हो गया कन्वर्जेंट थिंकिंग का एग्जांपल। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि भाई दिल्ली की कुछ विशेषताएं बताइए जो वहाँ के स्थान हैं प्रसिद्ध और उनकी उनका वर्णन कीजिए, तो उसके लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो ये हो गई डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब यहाँ पे क्या है, पहला है प्रमोट करना वर्बल एबिलिटी को, डाइवर्जेंट थिंकिंग वर्बल को प्रमोट करती है और कन्वर्जेंट थिंकिंग मैथमेटिकल एबिलिटी को प्रमोट करती है। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर प्रमोट करना होगा तो डाइवर्जेंट ही करेगी दोनों को। सेकंड है एनकरेज मल्टीपल आंसर्स फिक्स्ड ऑन वन करेक्ट सॉल्यूशन। मैंने अभी बताया ना, डाइवर्जेंट थिंकिंग मल्टीपल आंसर, बहुत सारे आंसर्स की तरफ अगर हम सोचते हैं ज़्यादा, एक से ज़्यादा आंसर, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो मल्टीपल आंसर के लिए डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग किसके लिए, एक करेक्ट आंसर सॉल्यूशन के लिए। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। बाकी वन करेक्ट सॉल्यूशन नहीं, ये उल्टा दे रखा है, ये नहीं होगा। फोर्थ है प्रोमोट मैथमेटिकल एबिलिटी, प्रोमोट वर्बल एबिलिटी, ये भी नहीं होगा। तो जो 25th क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो सेकंड है, एनकरेज मल्टीपल आंसर
ये डाइवर्जेंट थिंकिंग करती है, और कन्वर्जेंट थिंकिंग इज फिक्स्ड ऑन वन करेक्ट सॉल्यूशन। ओके, सो 26 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, लेव वाइगॉत्स्की proposes that dash is important for self regulation in children। बच्चों में सेल्फ रेगुलेशन, खुद पे नियंत्रण करना, रेगुलेट करना, स्व नियमन, ठीक है। तो लेवाइगोस्की के हिसाब से क्या ज़रूरी है सेल्फ रेगुलेशन के लिए? सेल्फ रेगुलेशन के लिए सबसे पहले ऑप्शन दे रखा है ऑर्गेनाइजेशन। क्या ऑर्गेनाइजेशन ज़रूरी है? डिसइक्विलिब्रियम ज़रूरी है? इनर स्पीच ज़रूरी है? या एडेप्टेशन फोर्थ जो ऑप्शन है वो है एडेप्टेशन, वो ज़रूरी है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, डिसइक्विलिब्रियम है, एडेप्टेशन है, ये इसकी बात लेवाइगोस्की करते ही नहीं है। इसकी बात होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इनर स्पीच। जीन पियाजे इसकी बात करते हैं बाकी तीनों की। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इनर स्पीच। इनर स्पीच क्या होती है? अपने मतलब मन में बातें करना। मन में कैसे बातें कर सकते हैं भाई? मन में बातें करने का मतलब है कि आप कुछ काम कर रहे हो, अपने थॉट्स मतलब अपने खुद से मन में बातें करना कि हाँ मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसे मुझे ये करना है। खुद को रेगुलेट करना, अपने मन में थिंकिंग करना, अपने मन में स्पीच, मतलब मन में ही खुद से बात करना है, उसको एक तरह से इनर स्पीच है, वो इनर स्पीच बोलेंगे उसको। बड़बड़ाना नहीं है, इनर स्पीच, जो कि बच्चों को खुद को रेगुलेट करने में, सिर्फ बच्चों को क्या, सबको ही खुद को रेगुलेट करने में, खुद पर नियंत्रण करने में, अपने काम को नियंत्रित करने में मदद करती है। आप जो भी एक्शन कर रहे हो, काम कर रहे हो, उसको नियंत्रण करना है, आप इनर स्पीच की मदद से करते हो। तो ये जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 26 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और क्यों है, और हम किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। 27 पे आते हैं, इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज्ड ग्रुप डिमांड्स। अगर डिसएडवांटेज ग्रुप के यानी कि वंचित वर्ग के बच्चे हैं तो आप उनको कैसे इंक्लूजन करोगे? अभी हमने इंक्लूसिव के बारे में पढ़ा था ना, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, सबको साथ लेकर चलना। तो डिसएडवांटेज ग्रुप के बच्चे हैं तो आप उनको कैसे उनको इंक्लूड करोगे? क्या आप एक जैसी एबिलिटी वाले बच्चों का ग्रुप बना दोगे कि भाई ये इस एबिलिटी के बच्चे हैं डिसएडवांटेज ग्रुप के, इनको इनका एक ग्रुप बना दो, एडवांटेज वालों का अलग ग्रुप बना दो, ऐसा करके आप करोगे क्या? तो सबको साथ लेके कैसे चलोगे अगर ऐसा करोगे? तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। थर्ड ऑप्शन पढ़ लेते हैं, एविडेंसिंग एंड एनकरेजिंग आइडेंटिटी बेस्ड स्टीरियोटाइप। उनकी आइडेंटिटी के हिसाब से, वो कौन है, उनकी आइडेंटिटी क्या है, उसके हिसाब से आप एक मन में धारणा बना लेंगे, पहले से एक रूढ़िवादी सोच अपना लेंगे कि नहीं ऐसा है तो ऐसा ही होता होगा, वैसा है तो वैसा ही होता होगा। क्या आप ऐसी ये आइडेंटिटी बेस्ड स्टीरियोटाइप्स के बेस पे इस चीज़ को इनकरेज करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तब भी आप कैसे साथ लेके चल सकते हो? फोर्थ है, आइसोलेशन इन क्लासरूम ऑन बेसिस ऑफ सोशल एफिलिएशन। सोशल एफिलिएशन का मतलब उनका सोशल इंटरेक्शन कैसा है, उनका सोशल लेवल कैसा है, उसके बेस पे आप बच्चों को आइसोलेट कर दोगे, अलगाव ले आओगे उनमें? नहीं, ये भी फिर कैसे आप साथ लेके चलोगे? इसमें भी नहीं हो सकता। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है ना, अवेयरनेस होनी चाहिए आपको खुद को, और सेंसिटाइजेशन होना चाहिए डाइवर्स ट्रेडिशन के बारे में, कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, अलग अलग तरह का ट्रेडिशन होता है, अलग अलग तरह के ग्रुप्स होते हैं, और सबको डाइवर्सिटी को आप एक्सेप्ट कर लोगे जब उसके बारे में आप खुद अवेयर रहोगे, जागरूक रहोगे, तभी आप इंक्लूजन जो है उसको, मतलब उस चीज़ को आप पूरा कर सकते हो, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 27 का सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। 28th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वाइल पार्टिसिपेटिंग इन अ स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन इन क्लास, Tanuj tells his friend that he will participate in the javelin throw and his sister can participate in jump rope because she is a girl and girls cannot throw javelin. What the hell? So, और इसके ऑप्शंस हैं जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, जेंडर
कॉन्स्टेंसी एंड जेंडर इक्वालिटी या फिर जेंडर इक्विटी। तो देखो, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है। पहले से किसी भी चीज़ के बारे में पूर्व धारणा बना लेना कि भाई ये लड़की है तो ये तो घर का काम ही करेगी, कुकिंग तो लड़के नहीं करते, लड़कियां ही करती हैं कुकिंग, ठीक है। और क्या बोलते हैं, लड़के तो जॉब करते हैं, बाहर का काम करते हैं। इस तरह की अगर आप धारणा बना रहे हैं पहले से, मतलब आपने जो पहले से ही सोच चली आ रही है उसी को आप आगे बढ़ रहे हैं बिना किसी लॉजिक के या बिना किसी बेसिस के, तो उसको हम लोग कहते हैं जेंडर स्टीरियोटाइपिंग में, यानी कि जेंडर रूढ़िवादिता। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से क्या कहता है कि भाला फेंकना में हिस्सा कौन लेगा, तनुज लेगा, और रस्सी कूदने में उसकी बहन लेगी क्योंकि वो लड़की है। तो वो एक उसने पहले से उसके माइंड में ये धारणा बनी हुई है कि लड़कियां जो है वो रस्सी कूदती हैं और लड़के जो है ये भाला वाला फेंकने का काम करते हैं। तो ये एक जेंडर स्टीरियोटाइप का एग्जाम्पल है। तो 28वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, राइट। 29th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कहता है कि इम्पेयरमेंट इज अ डैश कंडीशन वाइल डिसएबिलिटी इज अ डैश कंडीशन। ऑप्शन हमें दे रखे हैं, मैं हिंदी में पढ़ देती हूँ। बाधिता एक डैश स्थिति है जबकि अक्षमता एक डैश स्थिति है। देखो, पहले तो दोनों में अंतर पता होना चाहिए, अक्षमता और बाधिता। अक्षमता क्या होती है कि आपके पास वो चीज़ है लेकिन तब भी आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे ठीक से, आप सक्षम नहीं हो उसको यूज़ करने में, उसको कहते हैं हम अक्षमता। इम्पेयरमेंट मतलब वो चीज़ है ही नहीं, या फिर वो किसी वजह से ख़राब हो गई है, या वो ठीक से मतलब वो है ही नहीं, एक तरह से ये बोल सकते हो आपके पास पहले से ही वो चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसके लिए वो होगा सेकंड, बायोलॉजिकल और फंक्शनल। आपके पास कोई अंग खराब हो गया है या उस वो है ही नहीं, तो वो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है आपको, ठीक है। लेकिन आप उसको वो काम नहीं कर रहा ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा, ठीक है। वो उसका वो अपना वो है, तो वो पार्ट है हमारे पास लेकिन वो ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा, दैट इज़ द डिसएबिलिटी। वो सक्षम नहीं है उस काम को पूरा करने में, फंक्शन करने में। तो डिसेबिलिटी फंक्शनल होती है और इम्पेयरमेंट बायोलॉजिकल होती है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 30th क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ साथ हम अपनी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन पूरे कर लेंगे। इसके बाद हम लोग अपना ईवीएस स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि जनवरी 21 को जो 2024 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें ईवीएस में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहले हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एक असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है। असर्शन क्या है? असर्शन है लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज बेस्ड ऑन व्हाट दे ऑलरेडी नो। जो लर्नर्स होते हैं, जो सीख रहे हैं, शिक्षार्थी, वो अपना जो ज्ञान है उसका निर्माण कैसे करते हैं, उसको ज्ञान को बढ़ाते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं, आगे कैसे बढ़ाते हैं, उस बेसिस पे बनाते हैं जो उनको पहले से पता है, उसमें ऐड करते हैं चीज़ों को, ठीक है। और ऐड करते हैं, उसमें चेंजेस करते हैं, उसमें ऐड कर जो उन्हें पहले से पता है उसमें चीज़ों को ऐड करते जाते हैं या उसमें चेंजेस करते जाते हैं, ठीक है। ये तो असर्शन हो गया, ये कथन दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखी है। उसका रीज़न क्या है? फाइंडिंग पैटर्न एंड मेकिंग लिंकेज विद प्रीवियस नॉलेज हेल्प लर्नर्स टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुली। पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। आपके पास कोई कोई पहले से जानकारी है, आपको कोई नई जानकारी मिलती है, आप उसमें ढूंढते हो। अगर आपको ये लगता है कि पहले वाली जानकारी कुछ गड़बड़ है, गलत है, तो आप उसको सही करते हो और नई जानकारी को ढूंढते हो, या आप एक पैटर्न बनाने की कोशिश करते हो। अच्छा, ये ऐसे होता है, तो उसमें आपने नई चीज़ जोड़ ली कि हाँ अब ये इस तरह से होगा, मैंने ये चीज़ सीखी थी तो ये इसमें इस तरह से काम आ सकती है। आप मैथ्स में अगर बेसिक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन सीखते हो तो आगे आप उसको वर्ड प्रॉब्लम में अप्लाई करते हो। मतलब आपने क्या किया, आपने लिंक किया ना प्रीवियस नॉलेज के साथ,
तो ऐसा होता है, आप अगर आप को इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना है अपने दिमाग में सक्सेसफुली, तो आप क्या करते हो, पैटर्न बनाने की कोशिश करते हो, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ने की कोशिश करते हो। तो ये बिल्कुल सही है। तो ये जो असर्शन है इसके लिए ये दोनों स्टेटमेंट, पहले बात तो बिल्कुल सही है, मतलब ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है। अलग अलग अगर हम मीनिंग देखें तो दोनों सही हैं, और दोनों जो ये रीज़न है ये इस असर्शन के लिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। इस बात को ये भाई प्रूव कर देता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बोले तो सेकंड, ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकंड वाला जो ऑप्शन है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या, ए की आर से ही व्याख्या करते हैं। तो ये हमारे 30 क्वेश्चंस पूरे होते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताना कमेंट करके। और इससे पहली वाली वीडियोस भी आप देख सकते हो, उसमें मैंने 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर रखे हैं कंप्लीट एनालिसिस के साथ। और बाकी के आगे आने वाली वीडियो में हम लोग ईवीएस, मैथ्स, इन ये सारी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके आने वाले सीटेट एग्ज़ाम में। सो स्टे ट्यून्ड। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, प्लीज़ कमेंट कर देना। बाय बाय।